लगभग 14 करोड़ साल पहले की बात। पृथ्वी का उत्तर मध्य का जुरासिक काल एक खगोलीय घटना होती है और खगोलीय घटना के बाद पृथ्वी पर एक बड़ा गोला बन जाता है, एक बड़ा खड्डा बन जाता है और इसको लेकर बहुत सारे रिसर्च होते हैं, तमाम तरह के वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं, लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते। और निष्कर्ष पर जब पहुँचे तो ये कहलाया राजस्थान का पहला क्रेटर, देश का तीसरा क्रेटर और दुनिया का 200वां क्रेटर। क्या है ये क्रेटर और क्यों इसको मान्यता मिलने में इतना वक्त लग गया और क्या इसकी वैज्ञानिक घटना का कितना महत्व है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एम के पंडित। सर, आपका स्वागत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। ये जो क्रेटर है 12 के रामगढ़ की हम बात कर रहे हैं, इस क्रेटर की खासियत क्या है और क्या ये खगोलीय घटना, दर्शक जानना चाहेंगे कि खगोलीय घटना आखिर उस वक्त कैसे, क्या कुछ हुआ था सौरमंडल से पृथ्वी की ओर। जी देखिए, जब हम बात करते हैं खगोलीय घटना की तो खगोल अपने आप में इतना विस्तृत है, ब्रह्मांड की जिसके जो अनंत है, जिसकी था हमें भी जो जानकारी बहुत ही कम हिस्से की जानकारी है। और ये जो ग्रह हैं, इस तरह के कई सारे जो जिसको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह, ये अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, आपस में टकराते हैं, टूटते हैं और ये जब पृथ्वी पे गिरते हैं तो इन्हें हम कहते हैं उल्कापिंड या मीटेराइट। और ये जो प्रक्रिया है ये सतत चलती रहती है, लेकिन और पृथ्वी की तरफ बहुत सारे मीटेराइट्स हमेशा आते रहते हैं और आपने पढ़ा भी होगा, अखबारों में भी आते रहता है, कुछ बड़े भी होते हैं। लेकिन हमारा बचाव करता है हमारा वायुमंडल। और ये वायुमंडल जब ये उल्कापिंड बहुत तेज़ी से इनका जो गति होती है काफ़ी तेज़ होती है और जब वायुमंडल में आते हैं तो घर्षण के कारण जो ये अपने आप मेल्ट हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, हम हमारे तक पहुंच नहीं पाते, बहुत कम पहुंचते हैं। अब बात हुई, अब जब आपने पूछा कि इनका क्या महत्व है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण इनसे जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी पे जिस पृथ्वी हम रह रहे हैं जो कि 450 करोड़ साल पुरानी है, इसके उत्पत्ति और गैसीय पिंड के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे ठंडी हुई और बाहरी इलाका जो है, बाहरी पपड़ी इतनी ठंडी होगी, इस पर जीवन संभव हुआ, लेकिन अंदर अभी भी गर्म है। और जो हमारी एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से पृथ्वी के केंद्र में लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापक्रम इस समय भी होगा। तो पृथ्वी के तो एक ही कौतूहल का विषय है कि पृथ्वी बनी कैसे, पृथ्वी का उस समय क्या थी, किस तरह की थी, क्योंकि जो पृथ्वी का जो चीज़ हमें दिखाई देती है ये सब चीज़ें कालांतर में बदल चुकी हैं। तो ये मीटेराइट जो है या जो उल्कापिंड है, ये पृथ्वी की ओरिजिनल संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। पृथ्वी की आयु की गणना इनके आधार पर होती है। तो इस तरह से पृथ्वी के इतिहास और पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, आपने बताया कि उल्कापिंड के बारे में, इसके महत्व के बारे में, 12 के जो रामगढ़ में क्रेटर की हम बात कर रहे हैं, ये 60,000 साल पहले का ये क्रेटर बताया जाता है और इसको मान्यता काफ़ी देने में काफ़ी वक्त लगा। ऐसा क्यों आखिर वक्त लगा? क्योंकि ये एक धरोहर की सूची में शामिल हुआ इतने सालों बाद। जी, मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करना चाहूँगा कि ये क्रेटर जो है ये जुरासिक काल, इसके डायरेक्ट प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन जो स्टडीज़ हैं उनके आधार पर इसकी जो क्रेटर की जो बनने की या उल्कापिंड के गिरने की जो गणना की गई है वो जुरासिक काल में की गई, आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व की, 14.2 या कुछ उस समय इस पृथ्वी पर कई स्थानों में डायनासोर भी हुआ करते थे। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इसको मान्यता मिलने में इतना समय क्यों लगा। मेरा भी इससे जुड़ाव रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने वहाँ काम किया है, कुछ अध्ययन भी किया हमने। पहली बार इसके बारे में जानकारी मिली थी 1869 में। तो ऐसी बात नहीं कि इसकी जानकारी हमें काफ़ी पहले से थी। तो इसका मानचित्रण किया गया उस समय, तो खाली एक सर्कुलर हिल के रूप में इसके एक ज्योमोलॉजिकल फीचर जिसको हम कहते हैं, उसके हिसाब से इसका मानचित्रण किया गया। और 1972 में पहली बार एक वैज्ञानिक थे, विदेशी वैज्ञानिक क्राफोर्ड, उन्होंने ऐसी संभावना बताई कि इसके इम्पैक्ट क्रेटर होने की संभावना है, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। तो ये बात आई गई हो गई। फिर कई साल तक जो भूवैज्ञानिक जो एक विचारधारा थी, वो इस बारे में वो इस कार्य पे इस बिंदु पे कार्य करती रही कि इसकी उत्पत्ति है वो बहुत सारे पहाड़ जो है, जितने कि हमारे राजस्थान में जो अन्य पहाड़ हैं उनके समान ही ये आंतरिक
इसकी पृथ्वी के आंतरिक हलचल से बनी हुई। तो हाँ, तो और ये चूँकि गोलाकार, अगर आप कभी इसको इमेज आप देख सकते हैं, गूगल इमेज में देखेंगे तो ये एक बहुत ही सुंदर गोलाकार आकार की पहाड़ी। ये बड़ा विचित्र सा आकार है अपने आप में। तो गोलाकार होने में ही एक ये जो है असामान्य स्थिति है। तो उसका उन्होंने उसका जो ये जवाब ये था कि दो जो है ना समकोण पे दो बल लगा और उस वजह से ये पूरा गोलाकार रूप में पृथ्वी ऊपर उठ गई और ये पर्वत बन गया, जिसको भूवैज्ञानिक भाषा में स्ट्रक्चरल डोम कहते हैं। लेकिन और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, इसमें और कोई आंतरिक हलचल के प्रमाण नहीं है। तो ये अपने आप में एक प्रश्न था कि अगर ये हुआ तो सिर्फ इसी विशेष जगह पे क्यों हुआ। तो कुछ जियोफिजिकल स्टडीज़ की गई, उनमें भी कुछ जिसको कहते हैं कि कुछ कंट्राडिक्टरी प्रमाण मिले। हमने 1999 में यहाँ पे अध्ययन किया, मैंने और मेरे एक साथी थे, वो साउथ अफ्रीका के। हम दोनों ने वहाँ पे लगभग 5-6 दिन रुक के वहाँ पे अध्ययन किया, चट्टानों के नमूने इकट्ठे किए और उन नमूनों के जब हमने सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया, जिसमें कि हम लगभग 300 गुना उनको बढ़ा के देखते हैं, तो हमें उसमें कुछ विशेष फीचर्स मिले। और ये फीचर्स थे जो कि अत्यधिक दबाव और कम तापक्रम पे बनते हैं। तो अधिक दबाव की स्थिति अगर हम सामान्य रूप से देखें तो अधिक दबाव की स्थिति तभी बनेगी जब हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएंगे, क्योंकि तब दबाव, लेकिन उसके दबाव के साथ साथ तापक्रम भी बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे कि दबाव तो बहुत अधिक है लेकिन तापक्रम सामान्य है, ऐसी स्थिति के लिए कोई आकाशीय कोई पिंड, बहुत ही बड़ा पिंड जो कि उस पर उसके गिरने की वजह से हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं प्लानर डिफॉर्मेशन फीचर्स हमारी वैज्ञानिक भाषा में। तो ये एक तरह से क्वार्ट्ज जो खनिज है उसके अंदर लाइनें बन जाती हैं और ये सिर्फ सूक्ष्मदर्शी में ही नज़र आती हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण था ये। और इसके बाद हमने बाकी सब चीज़ें थी वो इस तरह से एक साक्ष्य जुड़ते चले गए। और उसके बाद में अन्य कई वैज्ञानिकों ने, भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों ने यहाँ पे काम किया और सबका ये निष्कर्ष निकला कि ये एक निश्चित रूप से एक इम्पैक्ट क्रेटर है और जिसे रामगढ़ इम्पैक्ट क्रेटर के रूप में मान्यता मिली 2021 में, जब इसकी ग्लोबल इम्पैक्ट डेटाबेस में इसको अधिकृत स्थान मिला और तब ये भारत का तीसरा इम्पैक्ट क्रेटर बन गया तब से। दर्शकों को मैं बता दूं, यहाँ हम जब बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर साहब से क्रेटर के बारे में, तो क्रेटर उल्कापिंड जब पृथ्वी पर सौरमंडल से टूटकर आकाश से नीचे आता है तो एक बड़ा, जब पृथ्वी से टकराता है तो एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। आई एम राइट? जी, आपने अच्छा याद दिलाया। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, धन्यवाद आपके याद दिलाने के लिए, कि चाहे उल्कापिंड बड़ा हो या छोटा हो उसका गड्ढा बनता है, लेकिन गड्ढे का जो आकार है और गड्ढे की जो गहराई है वो उसका उल्कापिंड के वज़न, उसके आकार और उसकी गति के आधार पर होती है। तो ये जो उल्कापिंड, ये जो रामगढ़ इम्पैक्ट क्रेटर की बात कर रहे हैं, इसका व्यास लगभग 3.5 किलोमीटर है। 3.5 किलोमीटर? जी हाँ। और उस आधार पर जो हमने गणना की तो उस आधार पर हमने ये पाया कि लगभग 300 मीटर व्यास का ये उल्कापिंड रहा होगा। आप कल्पना करें कि 300 मीटर का व्यास का उल्कापिंड जो है हज़ारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जब पृथ्वी पर टकराएगा तो उससे कितनी सारी एनर्जी उत्पन्न होगी, और इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट एनर्जी। तो ये एक समस्या बड़े उल्कापिंडों के साथ एक समस्या है, मैं यहाँ दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। जो छोटे उल्कापिंड हैं, जो टुकड़े होते हैं कुछ ग्राम के या कुछ किलोग्राम के, वो तो बच जाते हैं और वो नीचे ज़मीन पर मिल जाते हैं, और जो अपने आप में अकाट्य प्रमाण होता है कि ये उल्कापिंड है। लेकिन जो बड़े उल्कापिंड है उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उनकी जो इम्पैक्ट एनर्जी इतनी अधिक होती है कि वो अपनी ही इम्पैक्ट एनर्जी में मेल्ट होकर और इवेपोरेट हो जाते हैं और आकाश में विलीन हो जाते हैं। तो हमें जो दिखाई देता है वो खाली एक खड्डा दिखाई देता है। और जब हम यहाँ पे रामगढ़ की बात आप कर रहे थे, रामगढ़ में जब देखा गया कि वहाँ और जब ये उल्कापिंड जब गिरता है तो खड्डा बन जाता है, और जब ये मेल्ट होता है तो वापस वो जो चट्टानें नीचे खिसक जाती हैं वो वापस ऊपर आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल अपलिफ्ट। तो इस सेंट्रल अपलिफ्ट भी हमें यहाँ पे रामगढ़ में मिलता है। प्रोफेसर साहब, जब उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो क्या क्या पृथ्वी पर किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, और जब ये उल्कापिंड गिरे तो पृथ्वी में कितने बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले उस दौर में? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। और अभी मैंने बताया कि उल्कापिंड तो हमेशा गिरते रहते हैं। अब ये निर्भर करता है उसके आकार पर और उसकी गति पे, और मुख्यतः उसके आकार पे। गति बहुत ज़्यादा हो तो भी उसका जो क्षेत्र है, वो जो उसका प्रभाव क्षेत्र है वो सीमित होता है।
और जब आपने बात की तो उल्कापिंड का गिरने का प्रभाव इतना भयानक हो सकता है कि पूरी की पूरी जो हमारी जीवन था पूरा का पूरा विलुप्त हो गया। और ये जो जिसको हम कहते हैं लास्ट मास एक्सटिंक्शन, जो आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है, उसमें खगोलीय उल्कापिंड गिरा था। और वो अभी भी जिसको चिक्सलुप के नाम से हम जानते हैं, और वो इतना बड़ा उल्कापिंड था और उसके गिरने का जो प्रभाव था वो ऐसा था कि जो उसके गिरने से जो पत्थर और जो मिट्टी उड़ी, उसने पूरी पूरी पृथ्वी को कई सालों तक उसको घेरा बना लिया। और वो जो सूर्य का प्रकाश था पृथ्वी तक पहुंचना संभव नहीं था, और सारे सारी जो प्रजातियां थी, जीव उसमें नष्ट हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण जो जीव थे उस समय वो नष्ट हुए, डायनासोर्स। जो उस डायनासोर की बात कर रहे हैं कि ये वो काल था जब डायनासोर पृथ्वी पर थे, और उल्कापिंड के कारण जो मिट्टी धूल का गुबार उठा, उसके कारण से सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर कई वर्षों तक, राइट? जी हाँ। तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक गिरनी बंद हो गई, पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो गया, तो पृथ्वी जो जीव थे उनका जीवन वो मुश्किल हो गया था। और बहुत सारे जो ये थे, बहुत सारी प्रजातियाँ उस समय नष्ट हो गई, और जो मैनेज कर सकती थी वो बच गई। और डायनासोर्स के बारे में एक और वो था कि उस समय बहुत सारे जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी हुई, जो हमारे जो अभी जो महाद्वीप हैं जिनकी वर्तमान स्थिति कुछ और है, वो खिसक के इधर उधर चले गए। तो कोई पहाड़ बन गए, और वो पहाड़ इतने ऊंचे बन गए कि वो डायनासोर्स जो थे वो पहाड़ों पे वो अपने आकार के कारण वो उनके लिए संभव नहीं था। तो उल्कापिंड का गिरना और कुछ ये टेक्टोनिक एक्टिविटी, ये सब मिला के उस काल में ये जो उससे पहले तो पूरे पृथ्वी पर इनका राज्य था, और अचानक ये सब समाप्त हो गया। प्रोफेसर साहब, आपसे बातचीत करते जा रहे हैं तो एक सवाल अपने आप उत्पन्न होते जा रहे हैं और जिज्ञासा होती जा रही है। आखिर उल्कापिंड जो की बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी पर टकराते हैं, अंतिम उल्कापिंड जो बड़ा पिंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि छोटे तो मिल जाते हैं, बड़े उल्कापिंड नज़र नहीं आते, ऐसे प्रमाण है कि बड़े उल्कापिंड कब पृथ्वी पर लास्ट गिरे थे? नहीं, ऐसा तो बहुत मुश्किल है बताना कि कब लास्ट गिरे थे, क्योंकि इनमें दिक्कत ये है कि जो कि इनको फिज़िकली नहीं देखा जा सकता, तो इनकी गणना में भी कई बार समस्या आती है। तो इनके इनडायरेक्ट ही मिलते हैं। वो जो चट्टानें जिन पर गिरी हैं उनकी आयु के आधार पर थोड़ी गणना की जाती है। कुछ जो इनके गिरने से जो चट्टानों के कण हैं वो पिघल के फिर वापस सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और वो ग्लास के रूप में बन जाते हैं, जिनको हम इम्पैक्ट ग्लास कहते हैं। उसकी कई बार हम उसकी गणना करके भी आयु निकालने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा मुश्किल है ये इसका स्पष्ट जवाब देना कि लास्ट कब गिरा था और बड़ा वाला कब गिरा था। प्रोफेसर साहब, एक और सवाल है कि जब उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए, 12 की बात कर रहे हैं, अब इसके संरक्षण की बात हो रही है, तो इसके लिए यानी कि कितना महत्वपूर्ण है लोगों को जानने के लिए, कितना, क्योंकि पृथ्वी के बारे में हम रहते हैं मगर पृथ्वी के बारे में ही हम इसके रहस्यों से अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसे में और क्या कुछ किया जाना चाहिए उसके आसपास क्षेत्रों में ताकि लोगों तक जानकारी पूरी पहुंचे? जी, बड़ा ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, और मैं भी इस बात पर आपके माध्यम से दर्शकों से भी अपील करना चाहता हूँ। एक प्रश्न उठता है, जैसे कई बार हम बात करते हैं बाघों के बचाव की बात होती है कई बार, तो एक सवाल आता है कि बाघ से हमें क्या लेना देना, बाघ के बचाव से हम अपना बचाव करें, बाघ का बचाव क्यों किया जाए। लेकिन ये एक जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, एक तरह की बहुत हमारे लिए आवश्यक है कि बायोडाइवर्सिटी अगर रहेगी तो हम भी रहेंगे। ऐसा ही एक नया विषय है जियोडाइवर्सिटी, कि जो भूवैज्ञानिक डाइवर्सिटी जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाली जनरेशन्स के लिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया था कि ये अभी तक पृथ्वी के बारे में हमें अभी तक पृथ्वी के सब हिस्सों तक हम पहुँचे ही नहीं हैं। और पृथ्वी का जो ये त्रिज्या है लगभग 6,500 किलोमीटर है, और हमारी डायरेक्ट जानकारी तो ऊपर के 10 किलोमीटर तक की भी नहीं है। ये तो इस हिसाब से हम पृथ्वी के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं, और ये जो उल्कापिंड मैंने पहले ही बताया कि उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की ओरिजिनल या जो ओरिजिनल संरचना के बारे में और उसके उत्पत्ति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, रामगढ़ का स्ट्रक्चर है, ये हम लोग, मैं खासतौर से राजस्थान के लोगों को ज़रूर मैं इस बारे में बधाई भी देना चाहूँगा कि हम राजस्थान में इसके होने का एक बड़ा वो है। ये एक नैसर्गिक रचना है और अपने आप में पूर्णतः संरक्षित उल्कापिंड संरचना में से एक है, और भारत की तो एकमात्र पूर्णतः संरक्षित उल्कापिंड संरचना जिसको बोल सकते हैं। पूरी तरह गोलाकार है
और इसके सेंटर में, इसके केंद्र में जो लेक है, लेक के अंदर सेंट्रल अपलिफ्ट के भी स्ट्रक्चर दिखते हैं कि पूरी जो बीच का हिस्सा है वो पूरा मिट्टी का है, लेकिन बीच में एक जगह पर चट्टानें दिखाई देती हैं। ये चट्टानें वो हैं जो नीचे से ऊपर उठ के आ गई हैं। और उसके अलावा मैं कुछ और शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बहुत पुराना, लगभग 11वीं शताब्दी का एक मंदिर भी है, जो कि आर्किटेक्चर और आर्कियोलॉजी के अपने आप में एक बहुत अच्छा नमूना है। वो जो लेक है वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो ये पूरा का क्षेत्र जो है, इसकी संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है और इसको रिक्रिएशन, एजुकेशन के लिए केंद्र के रूप में इसे डेवलप किया जाना चाहिए। और ये हमारे सब के लिए गर्व की बात है कि ये स्ट्रक्चर हमारे अपने प्रांत में है, हमारे अपने प्रदेश में है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए और इसकी संरचना और इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। पृथ्वी के बारे में जानकारी के लिए, एजुकेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए और एक सामान्य टूरिस्ट के लिए इसको डेवलप किया जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, जैसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, सवालों के जवाब जब दिए, और आपने ये भी बताया कि इसके संरक्षण के लिए और लोगों को तक ये जानकारी पहुंचे, इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। राजस्थान की बात करें, देश में ऐसी अगर किसी को जानकारी जुटानी है तो वो क्या क्या संदर्भ हो सकते हैं, वो कहाँ से ऐसी जानकारी उल्कापिंडों के बारे में पढ़ सकता है? तो उल्कापिंडों के बारे में बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब आजकल तो खैर नेट पे सब चीज़ें, ये एक बहुत मतलब नेट ने इतनी सुविधा दे दी है कि आप जब गूगल पे मीटरराइट इम्पैक्ट लिखेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। बहुत सारे जो विशेष इम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्ट्रक्चर है रेडरफोर्ड साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। और ग्लोबल इम्पैक्ट डेटाबेस का उनका वेबसाइट है, उसमें सारे के सारे जो अभी तक के जो मान्यता प्राप्त उल्कापिंड संरचना है, उनकी सबका डेटाबेस वहाँ पे है। तो आप जो क्लिक करेंगे तो बहुत सारी जानकारी, हर तरह की जानकारी वहाँ अवेलेबल है। और वैज्ञानिक जानकारी, बहुत सारे वैज्ञानिक शोध हुए हैं, वो सब अवेलेबल हैं इन पे। और एक प्लानिटेरियन मीटरराइट सोसाइटी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है इनकी वैज्ञानिकों की। उसका हर साल एक सम्मेलन होता है और हर साल ये जो जितने भी जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इनके बारे में चर्चा होती है और कुछ नई चीज़ें जो आती है, जो खगोल शास्त्र में जितने भी नई अनुसंधान हो रहे हैं, वो उन पर चर्चा होती है और वो उनका प्रकाशन होता है। एक सवाल और है दिमाग में, ये तो बात हुई जो उल्कापिंड गिरे उनकी। अब ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक है जिससे पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी से कब कौन सा उल्कापिंड टकरा सकता है, टकराएगा? क्योंकि तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पे भी चलती हैं। ऐसा जब 2023 वर्ष शुरू हो रहा था तब भी ऐसी खबरें हैं कि ये साल उल्कापिंड का साल है, बहुत सारे उल्कापिंड पृथ्वी से टकराएंगे। तो ऐसी कोई गणना है या फिर कोई क्या तरीका है, क्या फॉर्मेट है उसका? देखिए, इस समय हमारे पास अंतरिक्ष में क्या हो रहा है उसके बारे में हमारे पास काफ़ी जानकारी हमें मिलती है। और जो कुछ मैंने पहले बताया कि जो छोटे उल्कापिंड हैं उनसे हमें खतरा नहीं है, क्योंकि वो तो हम तक पहुँचेंगे नहीं। जो बड़े उल्कापिंड हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। तो ये और उनकी जो आशंका जिस आपने बात कही, बिल्कुल सही बात कही। और वो उल्कापिंड जिससे हमें कुछ हानि हो सकती है, जिनका कि आकार कुछ किलोमीटर के जो जब शुरू होते हैं तो किलोमीटर्स के उसमें स्केल में होते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। और अगर ऐसा लगता है कि वो हमारे इसमें जो हमारे वायुमंडल में आ गए हैं तो उन पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ, वो जब उनकी मॉनिटरिंग की जाती है तो अभी तक तो हम लोग सुरक्षित हैं। ऐसी कोई घटना इमीडिएट फ्यूचर में कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहुत सारी बॉडीज़ हैं, वो ये जो इसमें अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं, तो कब ये अलग अलग ग्रहों के उसमें गुरुत्वाकर्षण में चलती रहती हैं। तो पृथ्वी की तरफ कौन सा आने लगा है तो उसके बारे में थोड़े से हम सतर्क हो जाते हैं और फिर उसको ट्रेस करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और अगर वाकई में लगता है कि पृथ्वी तक आएगा तो उसके हिसाब से आगे वो रणनीति बनाई जाती है। लेकिन अभी इससे कोई उससे बचा जा सकता है, वो निश्चित रूप से उसको आप ये जितनी हमारी मिसाइल और जो हमारी टेक्निक है उसको आप आसमान में ही तोड़ दें तो मुख्य समस्या है उसके आकार की है। अगर हमने उसको तोड़ के छोटे टुकड़ों में कर दिया तो वो अपने आप जो पृथ्वी के वायुमंडल में आके घर्षण से वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा है तो भी तो निश्चित रूप से नुकसान कर सकता है। तो आपने जाना प्रोफेसर M.K. पंडित ने क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उल्कापिंड के रहस्यों को उजागर किया और पृथ्वी और ब्रह्मांड में क्या कुछ चल रहा है ये तमाम जानकारी दी। दरअसल हम उल्कापिंड के बारे में फौरी जानकारी रखते हैं, लेकिन इस उल्कापिंड की जानकारी रखने के साथ ही हमें पृथ्वी के भी कई रहस्य पता लगते हैं।
ऐसे ही तमाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो खबरें हैं और विशेषज्ञों से बातचीत के लिए रुख कीजिए पत्रिका.com का। पूरा इंटरव्यू देखिए पत्रिका टीवी पर और पत्रिका के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।